Good morning to all students and all audience. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Zoology, Government Lohia College, चूरू। कल के व्याख्यान में एम्ब्रियोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। आज के इस व्याख्यान में एम्ब्रियोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, कौन कौन सी शाखाएं हैं, इस पे मैं चर्चा करूँगा। इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजी का ह्यूमन वेलफेयर में, ह्यूमन सोसाइटी में इसका क्या योगदान रहा है, इसका हिस्टोरिकल पार्ट मैं नेक्स्ट व्याख्यान में शेयर करूँगा। तो आज के इस व्याख्यान में दो मुख्य पहलू मैं टच करूँगा। एक तो एम्ब्रियोलॉजी की ब्रांचेज ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, branches of एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी की मुख्य शाखाओं में पहली जो ब्रांच है ये है डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी। इसकी एक अन्य ब्रांच है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। इसकी एक अन्य ब्रांच है बायोकेमिकल एम्ब्रियोलॉजी। इसकी एक ब्रांच है एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी। एक इसकी शाखा है टीरेटोलॉजी। और वर्तमान में जो प्रचलन में है दैट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो कुल मिलाके एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित 6 मुख्य शाखाएं हैं: डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, बायोकेमिकल एम्ब्रियोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी, टीरेटोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब इन ब्रांच में किन किन पहलुओं की स्टडी की जाती है, किन किन एस्पेक्ट का इसमें डिस्कस किया जाता है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले जो ब्रांच है डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी। अब इसमें नाम से स्पष्ट है कि ये शाखा डिस्क्रिप्शन से संबंधित है। डिस्क्रिप्शन किसका? डेफिनेटली डेवलप होने वाले एम्ब्रियो का। मान लो आप राना टिग्रिना के जाइगोट की स्टडी कर रहे हैं। आपका स्पेक्ट्रेटिस में राना टिग्रिना का जाइगोट है और आप स्टीरियो माइक्रोस्कोप में इसके डेवलपमेंट को आप स्टडी कर रहे हो लगातार। अब इसमें आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद में इसमें पहला क्लीवेज होता है, फिर सेकंड क्लीवेज होता है, फिर थर्ड क्लीवेज होता है। और जो जो डेवलपमेंट होता है आपको मोडुला स्टेज, ब्लास्टुला प्रावस्था, गेस्टुला प्रावस्था, न्यूरुला प्रावस्था, टैडपोल स्टेज, और लास्ट में इसमें धीरे धीरे कायांतरण होता है। लास्ट में अडल्ट मेंढक जो होता है वो बन जाता है। अब परिवर्तन की हर स्टेज का आप अपनी आंखों से उसको ऑब्जर्व कर रहे हो एम्ब्रियो को, और उसका डिस्क्रिप्शन आप अपनी डायरी में नोट कर रहे हो। जो मेरा जो एमफिल का वर्क है वो इसी टाइप का है। मैंने राना साइनोफिलेक्टिस पे एमफिल में वर्क किया था, जिसमें एग लेइंग से लेके मेटामॉर्फोसिस तक क्या स्टेजेज होती है, कैसे डेवलपमेंट होता है, उन सब की मैंने फोटोग्राफी करी, सबकी मैंने वीडियोग्राफी करी, और मेरी थीसिस में मैंने इसको लगाया था। तो ये वर्णनात्मक भौतिकी से संबंधित है, और इसमें किसी भी एम्ब्रियो का, किसी भी फीटस का, किसी भी डेवलपिंग स्टेजेस का माइक्रोस्कोप के द्वारा आप जो देख रहे हो उसका इसमें डिस्क्रिप्शन होता है। हालांकि ये डिस्क्रिप्शन केवल एक्सटर्नल फीचर से संबंधित है। एम्ब्रियो के अंदर क्या हलचल हो रही है वो इसका अपने को पता नहीं लगता है। उसके लिए फिर हिस्टोलॉजी की जाती है, माइक्रोटोमी की जाती है, और माइक्रोटोमी के द्वारा स्लाइड की फिर स्टडी करके उसका भी आप डिस्क्रिप्शन इसमें कर सकते हो। सेकेंड जो ब्रांच है दैट इज कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। कंपैरेटिव में नाम से स्पष्ट है कि इसमें तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है। अब ये कंपैरिजन एक जीनस की 2 स्पीसीज के मध्य भी हो सकता है, 2 अलग अलग जीनस के मध्य भी हो सकता है। इसका मैं एग्जांपल जैसे देना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए राना की 2 जातियाँ हैं, राना टाइग्रीना
राना साइनोफिलिक्टिस। अब दोनों के जाइगोट आपके पास अलग अलग पेट्री डिश में है और इन दोनों का डेवलपमेंट आप माइक्रोस्कोप के द्वारा ऑब्जर्व कर रहे हो, सीरियल फोटोग्राफी कर रहे हो। अब कोई ज़रूरी नहीं कि राना टिग्रिनिया का डेवलपमेंट मान लीजिए 20 दिन में कंप्लीट होता है, राना साइनोफिलिक्टिस का डेवलपमेंट मान लीजिए 7 दिन में कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर कंपेरिजन हो गया, राना टाइग्रिनिया में डेवलपमेंट किस स्पीड से हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है, राना साइनोफिलिक्टिस में डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है। इसी तरह दो अलग अलग जीनस के बीच में भी आप कंपेयर कर सकते हो। मान लो आपके पास एक जाइगोट बुफो एंडरसोनाई का है या बुफो मेलानोस्टिक्टस का है, दूसरा जाइगोट आपके पास राना टाइग्रिनिया का है। तो एक वाच क्लास में बुफो एंडरसोनाई का जाइगोट है, एक पेट्रिडिस में आपके पास राना टाइग्रिनिया का जाइगोट है। अब दोनों के जाइगोट में डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, मोरुला कब बन रहा है, ब्लास्टुला कब बन रहा है, गैस्ट्रुला कब बन रहा है, दोनों में टेडपोल कब बन रहा है, दोनों में मेटामॉर्फोसिस कैसे हो रहा है। तो दो अलग अलग एम्ब्रियो की तुलना जब हो जाती है तो ये स्टडी कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत आती है। इसकी तीसरी जो ब्रांच है बायोकेमिकल एम्ब्रियोलॉजी, इसको केमिकल एम्ब्रियोलॉजी भी कह सकते हैं। और इस ब्रांच के जो मेन पायनियर साइंटिस्ट हैं वो है नीधम। क्यों नीधम एक्चुअल में क्लासिकल जोलॉजिस्ट है और आज के 100 साल पहले एम्ब्रियोलॉजी इतनी एडवांस में नहीं थी, लेकिन उस समय इन वैज्ञानिकों ने कितनी डेप्थ में जाके कितनी अंडरस्टैंडिंग से अपने ऑब्जर्वेशंस ली है और उनकी फाइंडिंग आज क्लासिकल एक्सपेरिमेंट्स के रूप में किताबों में कोट की जाती है। तो नीधम ने क्या हुआ कि इंडक्शंस के दौरान बॉडी में जब भी ऑर्गन फॉर्मेशन होती है तो सबसे पहले प्राइमरी बड बनती है और इस प्राइमरी बड में अलग अलग तरह की सेल्स होती है, एक्टोडर्म मेसोडर्मल सेल्स होती है, मेसोडर्मल एंडोडर्मल सेल्स होती है और इन सेल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन में क्या होगा, एक सेल इंड्यूसर का काम करेगी जो पर्टिकुलर सिग्नल रिलीज करती है, पर्टिकुलर केमिकल सीक्रेट करती है और ये सिग्नल दूसरी रेस्पॉन्सिव सेल पे जाके काम करते हैं और वो रेस्पॉन्सिव सेल इन सिग्नल्स के कारण अलग तरह के प्रोटीन्स का संश्लेषण करती है, अलग तरह की रचनाओं का निर्माण करती है और ये परिघटना इंडक्शन के नाम से जानी जाती है। तो नीधम ने ये ऑब्जर्व किया कि प्राइमरी ऑर्गेनाइजर जो होता है, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर भ्रूणीय प्रेरण के दौरान स्टेरॉइड प्रकार के हार्मोन्स का, स्टेरॉइड प्रकार के केमिकल्स का सिक्रीशन करता है, क्योंकि इंडक्टर की केमिकल नेचर अलग अलग हो सकती है। इंडक्टर कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, इंडक्टर ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं, इंडक्टर स्टेरॉइड हार्मोन्स के रूप में हो सकते हैं, इंडक्टर मिनरल्स के रूप में हो सकते हैं और कई बार तो हल्का जो करंट होता है डीसी करंट वो भी इंड्यूसर का काम करता है। कई बार मरे हुए जो टिश्यू हैं, डेड टिश्यूज हैं, वो भी इंड्यूसर का काम करते हैं और वो रेस्पॉन्सिव टिश्यू में ऑर्गेनोजेनेसिस को प्रारंभ करते हैं। तो इस ब्रांच के अंदर कौन से केमिकल रेस्पॉन्सिबल है, किस स्टेज में क्या क्या केमिकल्स बनते हैं, डेवलपमेंट की जैसे मैं चर्चा करूँ। विकलन की प्रारंभिक जो प्रावस्थाएं होती है 10-12 स्टार्टिंग के जो क्लीवेज, उसके अंदर इंटरफेज बहुत छोटी होती है। उसके इंटरफेज में G1 और G2 स्टेजेस एब्सेंट होती है, केवल S प्रावस्था पाई जाती है। लेकिन फिर भी विकलन की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्रोटीन्स का संश्लेषण होता है और ये प्रोटीन कौन बनाता है, oogenesis के दौरान बनने वाले इन्फॉर्मोसोम्स। और इन्फॉर्मोसोम्स में जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्चुअली मैटरनल है, क्योंकि oogenesis के दौरान जो मैसेंजर आरएनए बनता है उसका 10% मैसेंजर आरएनए इन्फॉर्मोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है और इस इन्फॉर्मोसोम्स का स्टार्टिंग क्लीवेज के दौरान इसका यूटिलाइजेशन होता है और ये इन्फॉर्मोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। 10-12 क्लीवेज के बाद में फिर मदर के जो जीन है वो प्रोटीन संश्लेषण स्टार्ट कर देते हैं। गैस्ट्रुलेशन के दौरान फादर के जो जीन यानी शुक्राणु के अंदर जो जीन थे वो जीन प्रोटीन संश्लेषण स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख लो कि ओवम में अलग तरह के प्रोटीन्स हैं, स्टार्टिंग क्लीवेज में अलग तरह के प्रोटीन्स हैं, लेट क्लीवेज में अलग तरह के प्रोटीन्स हैं, गैस्ट्रुला के सेल्स में अलग तरह के प्रोटीन्स हैं और हर स्टेज में एक तरह का कीमो डिफरेंशिएशन होता है। क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी में जो भी घटना होती है, जो भी प्रायर इवेंट है, वो पहले की घटना पे डिपेंड करती है और जिस सेल का केमिकल कंपोजिशन कैसा होगा, जिस सेल में जिस तरह के प्रोटीन्स उपस्थित होंगे, उसी तरह की कॉम्पिटेंसी उस सेल के अंदर डेवलप होती है।
क्योंकि इंडक्शन के साथ साथ एक चैप्टर आता है कॉम्पिटेंस, और ये जो कॉम्पिटेंसी जो है ये एक्चुअल में उस सेल में उपस्थित प्रोटीन पे डिपेंड करती है। यदि रेस्पॉन्सिव सेल में विशेष प्रकार के प्रोटीन्स नहीं होंगे, विशेष प्रकार के प्रोटीन्स का यदि संश्लेषण नहीं होगा, तो वो सेल इवोकेटर के प्रति कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दर्शाएगी, और कई बार ऑर्गन फॉर्मेशन भी नहीं होती है, प्राणी के अंदर विकृतियाँ जो होती है वो पैदा हो जाती है, माल फॉर्मेशन है वो डेवलप हो जाती है। चौथी जो ब्रांच है दैट इज एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्सपेरिमेंटल, नाम से स्पष्ट है। इसमें आप एम्ब्रियो के साथ कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एम्ब्रियो के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहे हो। इस ब्रांच के जो मेन पायनियर है, जिसको फादर भी कह सकते हैं, वो थे विल्हेम रॉक्स। और विल्हेम रॉक्स ने एम्ब्रियो के साथ दो तरह के एक्सपेरिमेंट संपादित किए। एक तो ब्लास्टोमियर को डिस्ट्रॉय करके, डैमेज करके, मान लो किसी जाइगोट में पहला क्लीवेज हुआ और पहला क्लीवेज होने के बाद में दो ब्लास्टोमियर बनी, एक ब्लास्टोमियर को इन्होंने गर्म नीडल के द्वारा उसके न्यूक्लियस को डैमेज कर दिया, तो उससे एम्ब्रियो कैसा बना, एम्ब्रियो में विकृति पैदा हुई, क्या नॉर्मल एम्ब्रियो बना। दूसरा एक्सपेरिमेंट, इन्होंने पहले क्लीवेज के बाद में जो दोनों सेल्स बनी, इन दोनों सेल्स को एक दूसरे से आइसोलेट कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब सेपरेट करने के बाद में उन सेल्स में क्या भविष्य होता है, वो सेल कैसे डेवलप होती है। तो विल्हेम रॉक्स ने डैमेज करके एक्सपेरिमेंट्स किए, ब्लास्टोमियर को आइसोलेट करके एक्सपेरिमेंट्स किए, और इसी बेसिस पे इन्होंने दो तरह के डेवलपमेंट की खोज भी करी। एक तो मोजाइक टाइप का डेवलपमेंट, एक रेगुलेटिव टाइप का डेवलपमेंट। मोजाइक डेवलपमेंट में क्या होता है, मान लो किसी जाइगोट में पहला क्लीवेज हुआ और पहला क्लीवेज होने के बाद में दो ब्लास्टोमियर्स बनी, इन दोनों ब्लास्टोमियर्स को आप सेपरेट कर दो, तो उन दोनों ब्लास्टोमियर से इनकम्प्लीट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। प्रॉपर एम्ब्रियो नहीं बनता है, विकृत प्रकार का भ्रूण इसमें बनता है। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि इन सेल्स में टोटिपोटेंसी नहीं पाई जाती है, इन सेल का भविष्य पहले से डिसाइड हो गया है, और यदि इन सेल को आप डैमेज कर दो, आइसोलेट कर दो, तो इससे प्रॉपर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती है, और इस तरह का जो परिवर्तन होता है वो मोजाइक डेवलपमेंट कहलाता है। इस तरह के अंडे मोजाइक अंडे नहीं कहलाते। दूसरी तरफ नियामक परिवर्तन जो होता है, जैसे अपने मनुष्यों में 4 क्लीवेज तक टोटिपोटेंसी पाई जाती है। सपोज ह्यूमन जाइगोट में पहला क्लीवेज हुआ, 2 ब्लास्टोमियर्स बनी, और इन दोनों ब्लास्टोमियर को आप सेपरेट कर दो, तो दोनों ब्लास्टोमियर अपने आप में जाइगोट का काम करती है, और इससे 2 जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो विकसित हो जाता है। तो मनुष्य में जो आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं, जुड़वा बच्चे जो बनते हैं, उसका मेन रीजन ये होता है, क्योंकि किसी भी कारणवश ब्लास्टोमियर्स के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो बैंड टूट जाता है और ब्लास्टोमियर सेपरेट हो जाती है, और हर सेपरेटेड ब्लास्टोमियर अपने आप में एक जाइगोट की तरह ट्रीट करती है, अपने आप में टोटिपोटेंसी का वो फुली एम्ब्रियो को डेवलप करने में कैपेबल है, और इन बच्चों में कोई विकृति नहीं होती है। तो मनुष्य में 4 क्लीवेज तक टोटिपोटेंसी पाई जाती है, या यूँ के मनुष्य में 16 जुड़वा बच्चे एक जैसे पैदा हो सकते हैं। और अभी पिछले साल शायद इंग्लैंड में एक महिला ने 11 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, ये अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नेक्स्ट जो ब्रांच है दैट इज टेरेटोलॉजी। हाँ, अभी मैंने बताया कि परिवर्तन के दौरान अनेक तरह की प्रक्रियाएं संपादित होती हैं, जिसमें इंडक्शन भी होता है, कॉम्पिटेंस भी होता है, ग्रोथ होती है, डिफरेंशिएशन होता है, हिस्टोजेनेसिस होता है, मॉर्फोजेनेसिस होता है। इसके अलावा जीन लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे हजारों तरह की फिनोमेनन इसके अंदर संपादित होती है। अब यदि किसी भी डेवलपिंग स्टेज में कोई भी प्रक्रिया यदि बाधित हो जाती है, उसके अंदर ऑब्स्टिकल आ जाता है, तो बनने वाले भ्रूण के अंदर विकृति पैदा हो जाती है, और विकृतियों का पैदा होना ये टेरेटोजेनेसिस कहलाता है। विकृतियों के उत्पन्न होने के लिए जो कारक उत्तरदायी है वो कारक टेरेटोजेंस के नाम से जाने जाता है, और विकृतियों की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है वो टेरेटोलॉजी कहलाती है। क्योंकि आप मनुष्य में देख तो कई बार बिना हाथ पैर के बच्चे पैदा होते हैं, कई बार मनुष्य में साइक्लोपिया, अपनी दोनों आंखों के बीच में गैप है, ये गैप नहीं होता है, और है यहाँ पर फ्रंटल एरिया में बीच में आंख जो होती है डेवलप हो जाती है। कई बार बिना पीना के बच्चे पैदा होते हैं, कई बार जो दांत हड्डियों के ऊपर डेवलप होने चाहिए वो तालू के ऊपर, पेनिटाइन के ऊपर डेवलप हो जाते हैं।
कई बार मनुष्य में जो पूंछ जो होती है, स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है, वो लगभग 6 इंच का बॉडी के बाहर निकला रहता है। कई बार टेस्टिस शरीर के बाहर विस्थापित नहीं हो पाते और क्रिप्टोर्किज्म जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस तरह की हजारों विकृतियाँ मनुष्य के अंदर पाई जाती है। और पुराने ज़माने में इनको मॉन्स्टर के रूप में जाना जाता था, देवी देवताओं के प्रकोप के रूप में जाना जाता था। लेकिन एम्ब्रियोलॉजी के द्वारा एडवांसमेंट होने के कारण ये अब क्लियर हो गया है कि भ्रूणीय परिवर्तन में एम्ब्रियो के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जरा सी भी छेड़छाड़ हुई तो किसी भी जीन्स की फंक्शनिंग है वो प्रभावित हो सकती है और उस परिवर्तित हो रहे बच्चे के अंदर विकृति पैदा हो सकती है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इसको मैं यूँ कहूँ कि ये भ्रूण विज्ञान की रामायण है। इसके अंदर सभी चीज़ें समाहित हैं। इसमें प्री एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होता है तो प्राणी के अंदर एजिंग भी आती है, प्राणी के अंदर कैंसर भी डेवलप होता है, प्राणी की डेथ भी होती है, प्राणी में बुढ़ापा भी आता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद में होने वाली जितनी भी परिघटनाएं हैं वो इस ब्रांच के अंदर से होती है। तो ये जितनी भी ब्रांचेज हैं ये डेवलपमेंट बायोलॉजी का ही पार्ट है। और डेवलपमेंट बायोलॉजी में प्री एम्ब्रियोनिक एज वेल एज पोस्ट एम्ब्रियोनिक दोनों पार्ट की डिटेल में स्टडी होती है, जबकि एम्ब्रियोलॉजी जो है वो मेनली प्री एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। तो ये कुछ 6 ब्रांचेज हैं जो एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित हैं। और एग्जाम में छोटे क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरली पूछे जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय टेलेंटोलॉजी, डिफरेंशिएट बिटवीन एम्ब्रियोलॉजी एंड डेवलपमेंट एम्ब्रियोलॉजी। हाँ, इसका जो सेकंड पार्ट है क्योंकि साइंस का सोसाइटी में योगदान है वो बहुत जरूरी है, चाहे साइंस की कोई ब्रांच हो, चाहे वो सेल बायोलॉजी हो, चाहे फॉरेंसिक साइंस हो, चाहे एनवायरमेंटल साइंस हो, चाहे जेनेटिक्स हो। अब उन ब्रांच का मानव कल्याण के लिए क्या योगदान है, ह्यूमन सोसाइटी के लिए क्या योगदान है, तो एम्ब्रियोलॉजी का ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन सोसाइटी में इसका क्या रोल है, क्या योगदान है, इन एस्पेक्ट को मैं आपसे डिस्कस करूँगा। रोल ऑफ एम्ब्रियोलॉजी फॉर ह्यूमन वेलफेयर। सबसे पहला एस्पेक्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। प्राणियों में रिप्रोडक्शन लैंगिक प्रकार का हो सकता है, लैंगिक प्रकार का हो सकता है, और जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उस दौरान मियोसिस नहीं होता है, असूत्री विभाजन नहीं होता है, केवल माइटोसिस होती है। इसलिए अलैंगिक जनन में बनने वाली जितनी भी संततियाँ होती है वो सभी गुणों में अपने पेरेंट्स के समान होती है। और अलैंगिक जनन द्वारा बनने वाली जो संतति है उसको आप क्लोन के रूप में भी मान सकते हैं। उसमें जितने भी फिनोटाइपिक फीचर्स, जीनोटाइपिक फीचर्स वो कंप्लीटली अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं। वर्तमान में रिप्रोडक्शन के क्षेत्र में अब कई दंपति ऐसे हैं जिसके अंदर इम्प्लांटेशन नहीं होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों फर्टाइल है लेकिन यूटरस के अंदर एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन नहीं होता है, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो इस तरह के जो दंपति हैं उनके मेल और फीमेल गैमेट को लेकर उनको लेबोरेटरी में उनको फर्टिलाइज करवाया जाता है, जिसको IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और ये कल्चर के अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप होगा, इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में किसी दूसरी महिला के गर्भाशय में इसको आप आरोपित कर सकते हैं। ये घटना सरोगेसी कहलाती है। ये महिलाएं सरोगेट मदर के नाम से जानी जाती है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रश्न, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और आजकल एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है काशा के नाम से, कंप्यूटर असिस्टेड स्पर्म एनालाइजर। तो इस काशा मशीन के द्वारा स्पर्म को आप सॉर्ट आउट भी कर सकते हो कि X क्रोमोसोम वाला कौन सा स्पर्म है, Y क्रोमोसोम वाला कौन सा स्पर्म है, कौन सा स्पर्म हेल्दी है, कौन सा स्पर्म है वो फर्टिलाइज कर सकता है, किस स्पर्म में सबसे ज़्यादा तैरने की स्पीड है।
तो हेल्दी स्पर्म को शॉर्ट आउट करके लेबोरेटरी में ओवम के साथ इसका फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है और इस एम्ब्रियो को फिर यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करके एम्ब्रियो को डेवलप किया जाता है। तो रिप्रोडक्शन के क्षेत्र में एम्ब्रियोलॉजी का आजकल बहुत बड़ा योगदान है। पेस्ट कंट्रोल, आजकल टीडियां आई है, आपने देखा अफ्रीका से एक बहुत बड़ा 5 किलोमीटर का टीडी दल राजस्थान के अंदर प्रवेश करते हैं। अब जो एंटोमोलॉजिस्ट है, कीट वैज्ञानिक है, उनको हर इंसेक्ट के डेवलपमेंट के आइडिया रहते हैं। जो कीटों में जब डेवलपमेंट होता है तो अंडे से लार्वा निकलता है, लार्वा के अंदर फिर मेटामॉर्फोसिस होता है तो वो प्यूपा के अंदर कन्वर्ट होता है, प्यूपा में फिर आगे मेटामॉर्फोसिस होता है तो वो अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह का जो कायंत्रण होता है इसको होलो मेटामॉर्फोसिस या कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के नाम से जाना जाता है। अब इंसेक्ट में डेवलपमेंट की हर स्टेज जो होती है वो अलग अलग केमिकल्स के प्रति सेंसिटिव है। हर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की लीथल डोज अलग अलग